हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी आवर लाइफ में। तो अभी हमारा चल रहा है पूर्वावलोकन वन लाइनर, जिसमें हमने इससे पहले वाले वीडियो में एंशिएंट और मेडाइवल को कंप्लीट कर दिया था। आज से हमारा स्टार्ट हो रहा है मॉडर्न हिस्ट्री। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और इससे पहले हम आप लोगों को बता दें कि कल से हमारा 1 वीक का करंट अफेयर भी आ रहा है। पूरा एक सप्ताह का करंट अफेयर हमारा होगा वन लाइनर का। तो जिसका वीडियो आप लोग अगर देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले, ताकि हमारा जो करंट अफेयर का वीडियो है तो सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है यूरोपीय कंपनियों का आगमन। वास्को डी गामा कालीकट तट पर पहुंचा था 1498 ईस्वी में। एक मिनट। पुर्तगाली उपनिवेशों का प्रथम वायसराय भारत आया था फ्रांसिस्को द अल्मीडा। वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत कौन किया था? तो जमोरियन किया था। उसके बाद है सुमेलित है समुद्री यात्री और देश। कौन सा समुद्री यात्री कौन से देश से आया था, इसको पढ़ते हैं। तो ये है वास्को डी गामा, जो पुर्तगाल का यात्री था। क्रिस्टोफर कोलंबस, जो स्पेन से आया था और अमेरिका का खोज इसी ने किया था। कैप्टन कुक, जो ग्रेट ब्रिटेन से आया था। तस्मान, जो हॉलैंड से आया था। और भारत में पुर्तगालियों शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो अल्बुकर्क था। उसके बाद है पुर्तगालियों ने भारत में प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था कोचीन में। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाला था पुर्तगाली। सबसे पहले मध्यकाल के समय सबसे पहले जो भारत में व्यापार का संबंध स्थापित किया था वो पुर्तगाली ही किया था। भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापारी केंद्र स्थापित किया था पुर्तगालियों ने। बंगाल के बांदेल, चिंसूरा, हुगली तथा श्रीरामपुर फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वो हुगली थी। हुगली गांव कोलकाता में। पुडुचेरी के संदर्भ में सही कथन है। पुडुचेरी पर कब्जा करने वाला पहले यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली ही था। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डा बनाया गया था पुर्तगालियों ने। कोलकाता का संस्थापक जॉब चॉर्नॉक था। भारत में यूरोप शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में सही कथन है। अंग्रेजों ने अपना कारखाना दक्षिण भारत में स्थापित किया था, मछलीपट्टनम में लगाया। और पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 ईस्वी में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया। डुबले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 ईस्वी में मद्रास पर कब्जा किया था। उसके बाद है भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम पूंजी कंपनी आरंभ करने वाले लोग डच थे। सही कथन है। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोची में उन्होंने फोर्ट विलियम्स का निर्माण किया था। फोर्ट विलियम कॉलेज को किसने स्थापित किया था? पुर्तगालियों ही ने किया था। उसके बाद है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी। कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे। भारतीय सैनिक में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, जिसके फलस्वरूप कोई जो उसे अच्छा वेतन न दे सका और अपनी सेवा में लगा सकता था। तो यही कारण था कि वो असफल रहा। ब्रिटिश कंपनियों में से भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था लिवेंट कंपनी को। ब्रिटिश कंपनी था, लिवेंट कंपनी कौन था? वो ब्रिटिश कंपनी था जिसको व्यापार करने का सबसे पहले अधिकार मिला था। और लंदन में ब्रिटिश इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह था अकबर। वह मुगल सम्राट जिसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था, तो वो जहांगीर था। भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी सूरत में। वह अंग्रेज अधिकारी जिसने पुर्तगालियों को स्वावलंबी के स्थान पर हराया था थॉमस वेस्ट। यूरोपीय व्यापारी कंपनियों में से सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया था अंग्रेजों ने। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बॉम्बे में लिया था पुर्तगालियों से। ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जनरल जिसे औरंगजेब द्वारा भारत में निष्कासित किया गया था वो सर जॉन चाइल्ड था। प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच। सुमेलित है। प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति एक्सला सापल संधि के अंत से हुआ था और द्वितीय कर्नाटक युद्ध का मतलब इसका कोई निर्णय ही नहीं निकल पाया था, ये और निर्णायक युद्ध था। तृतीय कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि के साथ अंत हुआ और प्रथम मैसूर युद्ध ब्रिटिश की हार से समाप्त हुआ। प्रथम यूरोपियनी व्यक्ति जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़े में भाग लेने की नीति आरंभ की वो डुप्ले था। भारत में फ्रांसीसियों से अपना पहला कारखाना स्थापित किया सूरत में।
फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी लुई 14वें के शासन काल में। भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है कॉलवर्ट को, फ्रांसीसी कंपनी का। बंगाल में डचों द्वारा स्थापित कारखाना था चिंसुरा में। फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे क्योंकि अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी। भारत में यूरोपीय शक्ति का आगमन का क्रम क्या था? तो पहले पुर्तगाली आया, फिर डच आया, फिर अंग्रेज आया, फिर फ्रांसीसी आया। इसी तरह से कंपनी का क्रम, इसे आप लोग याद कर लेंगे। पुंडीचेरी फ्रेंच, गोवा पुर्तगीज, ट्रांकेवार डेनिश, डेन, सद्रास डच। सॉरी सद्रास नहीं, यहाँ पे मद्रास होना चाहिए, बिल्कुल सद्रास लिखा हुआ है। एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा क्या सही है, मिस प्रिंटिंग है या सद्रासी है। यूरोपीय में से स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए थे कौन से यात्री? फ्रांसीसी, सबसे अंत में आया था फ्रांसीसी। उसके बाद है ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर मुर्शीद कुली खान था। वह युद्ध जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया था प्लासी का युद्ध था। सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था प्लासी के युद्ध में। भारत वर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक था लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। अल्बुकर्क, रॉबर्ट क्लाइव, फ्रांसीसी डुब्ले तथा लॉर्ड कर्नवालिस में से जिसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया वो रॉबर्ट क्लाइव था। रॉबर्ट क्लाइव को क्या कहा गया है? स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक। प्लासी का युद्ध मैदान अवस्थित है पश्चिम बंगाल में। प्लासी का युद्ध लड़ा गया था 1757 ईस्वी में। बंगाल का नवाब जिसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी वो मीर कासिम था। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित किया था वो बक्सर का युद्ध था। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक शाह आलम द्वितीय था। बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब था मीर जाफर। इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है बक्सर के युद्ध में। उसके बाद है ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी शाह आलम द्वितीय ने। 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी प्रदान की मुगल सम्राट ने। वह गवर्नर जिसके कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए गए वो लॉर्ड क्लाइव था। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान की 12 अगस्त 1765 को। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान नियुक्त किया गया मोहम्मद रजा खान को। जब इलाहाबाद की संधि हो गया उसका रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसको नियुक्त किया? मोहम्मद रजा खान को। 1765 ईस्वी में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले जिस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आया तो वो था खासी। खासी कहाँ की जनजाति है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। वहाँ की 3 जनजाति है, गारो, खासी, जैंतिया। कहाँ की आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। 18वें शतक में भारत में लड़े गए युद्धों में सही कालानुक्रम है अकबर अंबर युद्ध, प्लासी युद्ध, वांडीवास युद्ध, बक्सर युद्ध। वांडीवास के युद्ध 1760 ईस्वी में ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया था। वांडीवास का जो युद्ध हुआ था उसमें ब्रिटिश और फ्रेंच का युद्ध था जिसमें ब्रिटिश ने फ्रेंच को हरा दिया था। इसके बाद है सही सुमेलित युग में है बक्सर का युद्ध मीर कासिम के विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी पर हुआ था। वांडीवास का युद्ध फ्रांसीसी के विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी के कारण हुआ था। चिलियांवाला का युद्ध डलहौजी के विरुद्ध सिख युद्ध था चिलियांवाला। और खुर्दा का युद्ध निजाम विरुद्ध के मराठा जो था उसके विरुद्ध ये था। उसके बाद है भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया था मराठा द्वारा। सबसे ज़्यादा विरोध कौन किया था अंग्रेजों का? तो वो मराठा शासक था जो सबसे ज़्यादा विरोध किया था। उसके बाद है क्षेत्रीय राज पंजाब एवं मैसूर। तो पंजाब के शासक उसे जानते थे कौन थे? रंजीत सिंह। तो उनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले रंजीत सिंह के राज में सम्मिलित था श्रीनगर। रंजीत सिंह से संबंधित थे सुकरचकिया मिसल। महाराजा रंजीत सिंह के राज में राज्य की राजधानी थी लाहौर। महाराजा रंजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? लाहौर थी। रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था शाह शुजा से। ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्म को एक निगाह से देखूं, इसीलिए उसने दूसरी आंखों की रोशनी छीन ली। यह कथन महाराजा रंजीत सिंह का था। इस कथन से यही पता चलता है कि महाराजा रंजीत सिंह जो थे वो एक आंख से अंधे थे। महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे खड़क सिंह।
सिख राज्य का अंतिम राजा था दलीप सिंह। पंजाब के पूर्व महाराजा दलीप सिंह के विषय में 23 अक्टूबर 1893 को उसका निधन पेरिस में हुआ था। नासिक में उनकी अंत्येष्टि हुई। उन्होंने कभी भी सिख धर्म नहीं छोड़ा था। वह कभी भी रूस नहीं गए थे। इन सबों में से कौन सा कथन सत्य है? तो बस एक ही यही कथन सत्य है कि पंजाब के पूर्व महाराजा दलीप सिंह के विषय में कि 23 अक्टूबर 1893 को उनका निधन पेरिस में हुआ था। उसके बाद है पंजाब के विलय के पश्चात पंजाब पर शासन करने के लिए 3 की परिषद के सदस्य थे। सर हेनरी लॉरेंस जो अध्यक्ष थे, जॉन लॉरेंस और चार्ल्स ग्रेविल मानसेल। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1766 से लेकर 1769 में कौन विजय हुआ था? तो हैदर अली। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टनोवो के युद्ध में हराया था वो सर आयरकुट था। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई थी श्रीरंगपट्टनम में। वह भारतीय शासक जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे वो टीपू सुल्तान था। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में हराया था पोलीलूर में। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी टीपू सुल्तान के साथ। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में मारे गए थे 1799 ईस्वी में। उसके बाद है सही सुमेलित युग्म है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली में विजित हुआ था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था जो हैदर अली जीत गया था, और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध और निर्णायक युद्ध था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान युद्ध में पराजित हुआ था और अपना भूभाग अंग्रेजों को दे दिया था। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था उसमें टीपू पराजित हुआ और युद्ध के मध्य दिवंगत हुआ। उसके बाद है बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण कहाँ करवाया? सरधाना में। सही कथन है। महाराजा रंजीत सिंह ने लाहौर में तोपों के निर्माण के लिए आधुनिक ढलाई खाने स्थापित किए। आमेर में सवाई जयसिंह ने यूक्लिड के रेखागणित के तत्वों का संस्कृत में अनुवाद करवाया। और उसके बाद है मैसूर में टीपू सुल्तान ने सिंगेरी मंदिर में देवी शारदा की मूर्ति के निर्माण के लिए धन दिया। ये सारा कथन किसके लिए है? महाराजा रंजीत सिंह के लिए। सब सही है। उसके बाद है सही कथन है पलासी के युद्ध में सिराज उद दौला की पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र रचा। उसके बाद है गवर्नर, गवर्नर जनरल और वाइसराय। तो पढ़ते हैं उनके बारे में। तो सही कथन दिया है जन प्रशासन की नींव वॉरेन हेस्टिंग द्वारा मजबूती से रखी गई, जिस पर ऊपरी संरचना कॉर्नवालिस ने की। मतलब जन प्रशासन की नींव किसने रखा था? तो वॉरेन हेस्टिंग ने। और उसकी संरचना को तैयार किसने किया था? तो कॉर्नवालिस ने। ये सब उतना इंपॉर्टेंट वैसे नहीं है, क्योंकि ये सब अगर आप मेंस लिख रहे हैं, मेंस राइटिंग हो रहा है, तो उसमें आप लोग को ज़्यादा काम आएगा। लेकिन कहीं ना कहीं किसी एग्जाम में पूछा गया है इसलिए दिया हुआ है। तो एक बार आप लोग देख लें, कहीं स्टेटमेंट वगैरह दे दिए तो ये सही हो जाए। ईस्ट इंडिया कंपनी को असैनिक और सैनिक सुधार करने का श्रेय क्लाइव का था। लॉर्ड डलहौजी ने द्वितीय के सिद्धांत के आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य में समृद्ध क्षेत्र जोड़े। उसके बाद है कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। कहाँ का? कोलकाता में। जब एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुआ था तो उस टाइम बंगाल के गवर्नर जनरल कौन था? तो वॉरेन हेस्टिंग। ये पूछा जाएगा क्वेश्चन। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति वॉरेन हेस्टिंग से है। बंगाल में द्वंद्व शासन प्रणाली को समाप्त किया था वॉरेन हेस्टिंग ने और लगाया था रॉबर्ट क्लाइव ने। वह गवर्नर जनरल जिस पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था वो कौन था? वॉरेन हेस्टिंग था। भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। वह गवर्नर जनरल जिसने भारत की प्रसिद्ध विदावाद सिविल सेवा, जिसको बोलते हैं कोवेनेंटेड सिविल सर्विसेज ऑफ इंडिया, का सृजन किया, जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जानी जाती है, वो कॉर्नवालिस था। सिविल सेवा का जनक इसे कॉर्नवालिस को ही कहा जाता है। और लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र स्थित है गाजीपुर में। 1802 ईस्वी में बसीन की संधि पर हस्ताक्षर हुए थे अंग्रेज तथा बाजीराव द्वितीय के मध्य। लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था पेशवा बाजीराव द्वितीय, जो सहायक संधि को स्वीकार किया था। सहायक संधि को क्रियान्वित किया गया लॉर्ड वेलेजली के काल में। सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय देशी शासक था हैदराबाद का निजाम। हैदराबाद, मैसूर, अवध तथा सिंधिया में लॉर्ड वेलेजली के साथ सहायक संधि करने वाले राज्यों का सही कालानुक्रम है हैदराबाद, मैसूर, अवध और सिंधिया। उसके बाद है सहायक संधि को अस्वीकार करने वाला पहला शासक अवध का नवाब था
और पहला शासक पूछे तो, और राज्य में पूछे तो वो कौन था? पहला हैदराबाद। अगर बेलेजली की सहायक संधि पूछे तो राज्य में आ जाएगा प्रथम राज्य हैदराबाद। हैदराबाद के निजाम, इंदौर के होलकर राज, जोधपुर राजपूत राज तथा मैसूर के शासक में से सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी इंदौर के होलकर राज ने। भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात किया लॉर्ड वेलेजली ने। ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों में सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य था अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करना। उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रहे थे, तत्कालीन समय में वह ब्रिटिश गवर्नर जनरल जिसने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखी वो लॉर्ड वेलेजली था। आंग्ल नेपाल युद्ध जिसके शासनकाल में हुआ था वह लॉर्ड हेस्टिंग था। उसके बाद है सही सुमेलित है। हेक्टर मुनरो बॉक्सर के युद्ध में था, लॉर्ड हेस्टिंग आंग्ल नेपाल युद्ध के समय, और लॉर्ड वेलेजली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय, और लॉर्ड कॉर्नवालिस तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल था। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध संबंधित है लॉर्ड हेस्टिंग से। सर टॉमस मुनरो मद्रास के गवर्नर रहे 1820 से लेकर 1827 ईस्वी तक। तथा कथित कुशासन के आधार पर जिस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था वह था लॉर्ड विलियम बेंटिंग। गवर्नर जनरल जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंध था वो लॉर्ड कॉर्नवालिस था। ठगों के दमन से संबंध था कैप्टन स्लीमैन का। सती प्रथा पर पाबंदी लगाया विलियम बेंटिंग ने। विलियम बेंटिंग द्वारा सती प्रथा समाप्त की गई थी 1829 ईस्वी में। बंगाल से दासों के निर्यात को रोक दिया गया 1789 ईस्वी में। दास प्रथा को कब रोका गया? 1789 में। लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज में विलय हुआ था कुप्रशासन के कारण। उसके बाद है ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय हुआ था 1856 ईस्वी में। सही सुमेलित युग्म है। 1849 में पंजाब का विलय, 1848 में सतारा का विजय, 1856 में अवध का विलय और 1855 में करौली का विलय। तो आप लोग ऐसे याद कर रखेंगे, इसको सही रहेगा। पहले अवध, फिर करौली, फिर सतारा, पहले पंजाब फिर सतारा, या फिर ऐसे याद रख ले घटते क्रम या बढ़ते क्रम में याद रखे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है। उसके बाद है सही गवर्नर, वह गवर्नर जनरल जिसने विलय की नीति नियोजित एवं क्रियान्वित की थी वो डलहौजी था। उसके बाद है इधर आते हैं, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान झांसी, संभलपुर तथा सतारा राज्यों में विलय के सही क्रम क्या है? सतारा, फिर संभलपुर, फिर झांसी। अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय संपन्न हुआ लॉर्ड एलनबरो के समय में। सिंध पर ब्रिटिश ने कब्जा किया था 1843 में। जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ उस समय अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट था जेम्स आउटरम के हाथों में। भारत में प्रथम रेलवे लाइन जिस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई वह था लॉर्ड डलहौजी। भारत में रेल लाइन का निर्माण हुआ था बॉम्बे और थाने के मध्य, और पहली रेल लाइन 1853 ईस्वी में स्थापित की गई थी, शुरू की गई थी। भारत की पहली रेलवे लाइन शुरू हुई थी 1853 ईस्वी में बॉम्बे से थाने। उसके बाद है वह कंपनी जिसने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे था। ब्रिटिश भारतीय राज्यों के क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ था डलहौजी के समय में। पब्लिश वर्कर डिपार्टमेंट को 1845 से लेकर 1855 के दौरान स्वरूप देने वाले थे लॉर्ड डलहौजी। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम क्रियान्वित किया गया लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। सती प्रथा विलियम बेंटिंग और विधवा पुनर्विवाह लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल का। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था लॉर्ड कैनिंग ने। भारत का प्रथम वाइसराय लॉर्ड कैनिंग था। अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारियों को गोद लेने का अधिकार को पुनः स्थापित किया था सम्राज्ञी की घोषणा ने 1858 में। महारानी विक्टोरिया को भारत का सम्राज्ञी नियुक्त किया गया था 1858 में। वह गवर्नर जनरल जिसने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया लॉर्ड एलनबरो था। उसके बाद है देखते हैं कि कौन सा गवर्नर जनरल ने किस चीज़ के लिए जाना जाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस को अस्थायी बंदोबस्त लागू किया था। लॉर्ड वेलेजली सहायक संधि। लॉर्ड डलहौजी व्यापंगत का सिद्धांत दिया था। लॉर्ड कैनिंग 1857 का विद्रोह, और लॉर्ड हेस्टिंग
तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध और लॉर्ड विलियम बेंटिंक 1829 ईस्वी में 17वां रेगुलेशन। तो ये कुछ संधि है जो आप लोग याद रखिएगा कौन से गवर्नर जनरल के समय का क्या है। उसके बाद है अस्थायी बंदोबस्त को प्रारंभ किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में। पेशवाई को समाप्त किया गया था 1818 ईस्वी में। सही सुमेलित है सर जॉनसन निष्क्रियता, लॉर्ड एलनबरो सिंध का विलय, लॉर्ड डलहौजी अवध का विलय, लॉर्ड वेलेजली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। फिर से सही सुमेलित है लॉर्ड डलहौजी अवध का विलयनीकरण, लॉर्ड डफरिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना करवाया था, लॉर्ड विलियम बेंटिंक चार्टर एक्ट 1833 को पारित होना था, लॉर्ड लिटन के समय द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध का प्रारंभ होना था। उसके बाद है वह गवर्नर जनरल जो चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा, वो कौन था? जॉन लॉरेंस। भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना हुई थी लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना कब हुआ था? तो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। वह वायसराय जिसकी हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जब वो भ्रमण पर थे, अंडमान निकोबार भ्रमण करने गए थे तो उनकी मृत्यु हो गई थी, एक दंडित अपराधी द्वारा की गई थी। वो कौन था? लॉर्ड मेयो। अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी अग्र, जिसको फॉरवर्ड ब्लॉक कहते हैं, कि नीति का अनुसरण करने वाला गवर्नर जनरल लिटन था। भारत का वायसराय सबसे दीर्घ काल तक रहा लॉर्ड लिनथिंगो, लॉर्ड कर्जन द्वितीय सर्वाधिक काल तक रहा। उसके बाद है एक मिनट, हाँ यहाँ थे हम लोग। भारत में स्थानीय स्वशासी संस्थाएं 1882 में सशक्त की गई थी लॉर्ड रिपन के द्वारा। इल्वर्ट विल विवाद का संबंध था यूरोप के लोगों के मामले की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीश पर लगाए गए अयोग्यताओं को हटाए जाने से। महिलाओं तथा बच्चों के कार्य अवधि के घंटों को सीमित करने तथा स्थानीय शासन को आवश्यक नियम बनाने के लिए प्राधिकृत करने के लिए प्रथम फैक्ट्री अधिनियम का अधिग्रहण किया गया था लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। भारत में स्थानीय स्वतंत्र शासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा गया है। उसके बाद है क्लाइव बंगाल में दोहरा शासन का जनक, बेंटिंक अंग्रेजी शिक्षा का जनक, चार्ल्स मेडकॉफ को प्रेस पर संबंधित प्रतिबंध हटाने के लिए जाना जाता है, सती प्रथा का अंत विलियम बेंटिंक ने। उसके बाद लॉर्ड रिपन स्वायत्त शासन का और लॉर्ड कर्जन बंगाल का नवाब। उसके बाद है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना हुई थी लॉर्ड कर्जन के काल में। प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट पारित हुआ था लॉर्ड कर्जन के काल में। भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से की गई थी। कौन किए थे? तो जी के गोखले ने। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड जेम्सफोर्ड, लॉर्ड हार्डिंग तथा लॉर्ड इरविन वायसरायों का सही कालानुक्रम क्या है? तो पहले लॉर्ड कर्जन थे, फिर हार्डिंग, फिर जेम्सफोर्ड, फिर इरविन, फिर कर्जन, हार्डिंग, जेम्सफोर्ड और इरविन। उसके बाद है फूट डालो और राज करो की राजनीति अपनाई गई थी लॉर्ड कर्जन के द्वारा। वह गवर्नर जनरल जिसने सबसे पहले पृथक निर्वाचन मंडल व्यवस्था मुसलमानों को जीतने व उन्हें कांग्रेस के विरुद्ध करने के लिए इस्तेमाल किया था लॉर्ड मिंटो था। भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय कौन था? लॉर्ड रीडिंग यहूदी था। उसके बाद सही सुमेलित है पिट्स इंडिया एक्ट वॉरेन हेस्टिंग का, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स डलहौजी की नीति है। उसके बाद वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लिंटन के द्वारा, इल्वर्ट बिल रिपन के द्वारा, ठगी का दमन विलियम बेंटिंक के द्वारा और रिंग्स फेंस की नीति वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा। ब्रिटिश की राजधानी का कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरण क्रियान्वित हुआ था लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में। उसके बाद है सही सुमेलित है चुक का सिद्धांत, जिसको हड़प नीति भी बोलते हैं, वो डलहौजी दिया था। बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। बंगाल में दोहरा शासन क्लाइव लगाया था और सामाजिक सुधार बेंटिंक के द्वारा चलाया गया था। अगला है सही सुमेलित है सूची 1 और सूची 2 दिया हुआ है, देखते हैं। बंगाल में फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी का गवर्नर जनरल रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अधीन था। चार्ल्स कॉर्नवालिस का दूसरा अर्ल और पहला मार्किस्ट था।
भारत का गवर्नर जनरल, जिसको चार्टर एक्ट 1833 के अधीन जेम्स एंड्रयू ब्राउन रैमजे डलहौजी का अर्ल और मार्किसस था। वाइसराय, जो इंडियन काउंसिलिंग एक्ट के समय था 1858 के समय, वो कौन था? गिलबर्ट जॉन इलियट मरे किनीमोंड और मिंटो का अर्ल। उसके बाद है गवर्नर जनरल और सम्राट का प्रतिनिधि, जिसको बोलते हैं गवर्नेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के समय, तो आर्कीवोल्ड पार्शिवल बेबेल बाइकाउंट और अर्ल बेबेल के समय हुआ था। ये कुछ। उसके बाद है ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। इसको अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों को अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं कल के वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।